बच्चों, मैं धोरे सर आज फिर से सामाजिक विज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम भूगोल का एक पार्ट देखते हैं और जिस पार्ट का नाम है संसाधन और विकास। पहले तो हम इसकी परिभाषा समझें कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन एवं विकास। संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। या हम और दूसरी भाषा में कहें तो संसाधन एक प्रकार से प्रकृति के उपहार हैं जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, निःशुल्क हैं। और ये इनके बदले हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता प्रकृति को। और ये संसाधन जो हैं, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से रीढ़ हैं। रीढ़ माने जैसे हमारे शरीर का जो मुख्य भाग रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी के समान हैं। बिना उसके कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। अब हम इनका वर्णन करते हैं आगे। जहाँ तक संसाधनों का वर्गीकरण करें हम अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए, तो देखें, नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब होता है जिनमें जीवन होता है, अजैव माने जिनमें जीवन नहीं है। समाप्तता के आधार पर अर्थात कब खत्म हो जाएंगे, तो दो प्रकार के हैं, एक नवीकरणीय योग और दूसरे अनवीकरणीय योग। नवीकरणीय योग ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। रोज़ नया सवेरा होता है, रोज़ धूप निकलती है, ये नवीकरणीय योग्य हैं। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो एक बार खर्च होने के बाद दोबारा उनमें से कुछ नहीं बचता है, जैसे पेट्रोल, कोयला। एक बार जल जाए तो सिर्फ हमें राख ही प्राप्त होती है, कोयला का तेल का धुआं प्राप्त होता है। तो ये हैं। तीसरे हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व माने मालिकाना हक किसका है, तो व्यक्तिगत हैं, सामुदायिक हैं, राष्ट्रीय हैं और अंतर्राष्ट्रीय हैं। व्यक्तिगत माने पर्सनल, दूसरे सामुदायिक जिन पर सबका अधिकार है, तीसरे हैं राष्ट्रीय जिस पर पूरे देश का अधिकार है, और अंतर्राष्ट्रीय जिन पर पूरे दुनिया का अधिकार है। विकास के आधार पर अगर हम देखें, विकास के स्तर के आधार पर, तो जो संसाधन है संभावी, मतलब और संभावना है जिन्हें हम विकसित, जैसे अभी हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं होता है, ना ही पवन ऊर्जा का होता है, जबकि हमारे यहाँ धूप 8 महीने करीब अच्छी खासी धूप रहती है, हवा भी हमारे यहाँ बहुत तेज़ चलती है। लेकिन अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका पूरा उपयोग कर पाएँ। इन्हें कहेंगे हम संभावी। विकसित माने जो हमने अभी तक विकसित कर चुके हैं। और अगला है भंडार, कि हमारे यहाँ हैं तो लेकिन हम उन्हें निकाल नहीं पा रहे, वो है भंडार। जैसे हमारे यहाँ पता नहीं हम जहाँ बैठे हैं कहो वहीं सोना हो, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि हम उसे देख सकें और निकाल सकें, वो हैं संचित भंडार। का एक एक करके वर्णन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो जैव संसाधन हैं जिनमें जीवन व्याप्त है, हमने बताया था, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सब जीवित हैं। मनुष्य भी एक संसाधन है। आप देखें कि मनुष्य अगर किसी काम का नहीं है तो वो संसाधन नहीं है, नाकारा है, वो संसाधन नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं। दूसरे प्रकार के वे संसाधन अजैव, जिनमें जीवन नहीं है, जैसे चट्टानें, लेकिन वो संसाधन हैं। आप जानते हैं टाइल्स, हमारे यहाँ पत्थर जो मिलता है ना, ये बहुत कीमती होता है, तो वो संसाधन है एक प्रकार से।
समाप्तता के आधार पर देखें हम तो नवीकरणीय योग संसाधन कौन है? नवीकरणीय योग संसाधन जिनमें हमने पहले ही बताया आपको, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, वन है, वन्य जीव हैं, सौर ऊर्जा है। इनको हम नवीकरण इनका फिर से कर सकते हैं। नए वन लगाते जाएं, पुराने ख़त्म हो रहे तो नए लगाते जाएं हम। सौर ऊर्जा को हम संसाधन पैदा कर सकते हैं। अगला है अनवीकरणीय योग संसाधन। अनवीकरणीय योग का मतलब होता है जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन जो हम पहले ही बता चुके। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, ये संसाधन वो हैं जो निजी स्वामित्व पे होते हैं। बहुत से किसान के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है, वो उनकी निजी भूमि है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत लोग बड़े ज़मींदार हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास बगीचे हैं, चरागाह हैं, तालाब हैं, कुएं हैं। तो ये सब संसाधन व्यक्तिगत संसाधन हैं। सामुदायिक संसाधन वे कहलाते हैं जिन पर पूरे समाज का अधिकार है, जैसे चरागाह भूमि जिस पर सबके जानवर चर सकते हैं, शमशान जिस पर पूरे गांव के लोगों को वहाँ दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है, भूमि, तालाब, ये सारी चीज़ें सामुदायिक हैं। अगला आता है नंबर राष्ट्रीय। राष्ट्रीय जो है ना संसाधन, वो संसाधन है जैसे सड़कें, नहरें, रेल की लाइन, ये सब शहरी ये जो है ना राष्ट्रीय संसाधन है, इस पर सबका अधिकार है। समुद्र आदि सब राष्ट्रीय संपदा हैं। अगले हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हम देखें तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के किनारे जो समुद्र बहते हैं, उन समुद्रों के 200 मील अंदर तक हमारा अधिकार है। उसके अलावा उस पर कोई भी कहीं भी जा सकता, पूरी दुनिया के लोग जा सकते हैं। इसलिए हम उन्हें कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार स्तर के आधार पर अगर देखें तो संभावी साधन जिनकी संभावना है, ऐसा हो सकता है। जैसे हमारे पश्चिम में गुजरात, राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की भारी संभावना है कि वहाँ सौर ऊर्जा पैदा किया जा सकता है। फिर हैं विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनकी हमें जानकारी है कि हमारे यहाँ इतनी मात्रा में ये वस्तु उपलब्ध है। अगले हैं भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में वो हमारी पहुंच से बाहर है। हमने कहा ना कि अगर हम लोग यहाँ हैं, हो सकता वहाँ सोने का भंडार हो नीचे, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उससे देख सकें और उसका उपयोग कर सकें। संचित कोष में वे संसाधन आते हैं जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे हमारे पास नदियां हैं, बांध हैं, वन हैं, हम इनका उपयोग विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। अगला हेडिंग है संसाधनों का विकास। तो निश्चित है संसाधन हमने देखा कि किस प्रकार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी इनकी बहुत ज़रूरत है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ स्वार्थी तत्व इन प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ साधन संपन्न लोग हैं, अमीर वर्ग, और दूसरी तरफ साधन विहीन गरीब वर्ग है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन अर्थात दुनिया का तापमान बढ़ गया है औसत से। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। एक जो परत है हमारे पृथ्वी पर ऊपर, जो हमारी सूर्य से आने वाली किरणों से रक्षा करती है, आज उसका बड़ा नुकसान हो गया है। पर्यावरण का प्रदूषण, आप चारों तरफ देखें, धुआं, धूल, ये सब दिखाई देते हैं। और भूमि का निम्नीकरण अर्थात ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो लगातार घट रही है। अगर हम उसमें खाद ना डालें उसकी पैदावार घट जाती है।
इससे क्या सिद्ध हो रहा कि हमारी जो ज़मीन है उसकी जो पैदा करने की क्षमता है उसकी दर घटती जा रही है। तो हम देखते हैं कि ये जो संसाधन है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो ज़रूरत है हमें इसे बचाने की, सही तरीके से इनका विभाजन हो जिससे इसका प्रत्येक व्यक्ति सही से इनका उपयोग कर सके। इसलिए ज़रूरत आज हमें ये है कि हम इनका सतत पोषणीय विकास करें। विकास तो करें हम, लेकिन सतत पोषणीय हो, अर्थात लगातार हमारे पर्यावरण का भी पोषण होता रहे, ऐसा विकास होना चाहिए। अर्थात जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, ऐसा विकास। इस पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया भर में के वैज्ञानिक चिंतित हैं और उसके लिए समय समय पर प्रयास भी किए जा रहे हैं दुनिया के नेताओं द्वारा, जिसके लिए 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में 100 देशों से ज़्यादा के लोग राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए और सबकी एक ही चिंता थी कि कैसे इस पृथ्वी के पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए और विकास भी होता रहे। तो ऐसे तरकीब खोजी जाए कि जिससे दुनिया का विकास तो हो ही, साथ साथ हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। अभी हम क्या है कि विकास की आड़ में हम अंधाधुंध पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे। हमारे सामने उदाहरण है कि फूल लाइन डाली गई, सारे पेड़ों को काट दिया गया, रेलवे लाइन डाली जाती है तो पौधों को काट दिया जाता है, जबकि उनकी जगह हम दोबारा नए पेड़ पौधों को उतनी मात्रा में नहीं लगा पाते हैं जितनी मात्रा में उन्हें वास्तव में लगना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि क्या हम पर्यावरण को बचाने के चक्कर में अपना विकास ना करें, देश का विकास ना करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें विकास भी करना है। इसके लिए हमने एक शब्द दिया है, संसाधनों का नियोजन, अर्थात संसाधनों का सही तरीके से प्लान करके उन्हें खर्च किया जाए, उसको हम कहते हैं संसाधनों का नियोजन। भारत जैसे देशों के लिए इसका और भी महत्व है। भारत में संसाधनों का वितरण बहुत ही असमान है। कुछ क्षेत्रों पर सिर्फ बड़े लोगों का ही कब्जा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में संसाधनों का अभाव है। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ कोयला तथा खनिज भंडारों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ आधारभूत ढांचे की कमी है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का विकास राजस्थान में किया जा सकता है, लेकिन वहाँ जल संसाधनों का अभाव है। इसी प्रकार लद्दाख में जल संसाधन तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इस बात को देखते हुए संसाधनों की एक संतुलित योजना बनाना अनिवार्य है, तभी हम इन संसाधनों का सही तरीके से नियोजन कर पाएंगे। जहाँ तक भारत में संसाधनों के नियोजन की बात है, तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों को पहले तो हम पहचानें, उनकी तालिका बनाएं। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाएं। संसाधन का गुणवत्ता और मात्रात्मक अनुमान लगाना, उनका मापन करना पहला कार्य होना चाहिए। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होगा। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना होगा, तभी हम इन भारत में संसाधनों का सही तरीके से नियोजन कर सकते हैं और तब हम अपने पर्यावरण के साथ न्याय कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद आगे कल देखेंगे। लेकिन हमारा आप सबसे कहना है कि आप सभी गंभीरतापूर्वक जो वीडियो भेजे जाते हैं उन्हें अच्छे से सुनें, उन पर गौर करें और आपके साथ हम पाठ भी भेजते हैं, उसे भी आप ठीक से पढ़ें तो निश्चित ही ये बातें समझ में आएगी। बकाया जो भी कहीं आपके मन में डाउट हो उसे क्लियर करने के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और जो कमी रहेगी वो हम क्लासों में पूरी करेंगे। धन्यवाद।